मुस्कान? यस सर। यस सर। तो देखो इस तरह से है, और जब तुम्हें कराया था तो मैंने बोला था कि लिफ्ट अगर हमारी इस तरह से और कोई बॉडी इसके अंदर ऐसे है, कोई पर्सन है, अभी तो मैन है, तो मैन, ये मैन खड़े हुए हैं यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से आराम से खड़े हुए हैं रेस्ट में। तो अभी इनको अपना, अगर ये लिफ्ट रेस्ट में होती तो कितना फील होता मास? अपना मास तो एम ही रहता, वेट कितना फील होता? mg। लेकिन लिफ्ट इज गोइंग अप विद एन एक्सेलरेशन 2g, ऊपर की तरफ चलती है, ऊपर की तरफ जा रही है, और कितने एक्सेलरेशन के साथ? 2g, है ना। तो याद करो बच्चों, फ्लोर, अगर ये पर्सन लिफ्ट के सरफेस पर, फ्लोर पर स्टैंडिंग में पोजीशन में है, तो लिफ्ट फ्लोर भी तो एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स इसके ऊपर एग्जर्ट करता है, इसके पैरों के ऊपर, और उसकी वैल्यू कितनी होगी? हमने बोला है रिएक्शन फोर्स। जितना रिएक्शन होगा उतना ही उसका वेट होगा। भाई लिफ्ट में जितना वेट होता है, अगर लिफ्ट आराम से है, उसका फ्लोर नहीं टूटता। मान के चलो आप कागज की लिफ्ट बनाओ और कागज के अंदर आप कुछ भारी चीज को रख दो, तो फ्लोर को तोड़ देगा वो, उसके जो पेपर होता है उस पेपर को ब्रेक करके नीचे निकल जाएगा। उसको ब्रेक करके वो नीचे निकल जाता है। इसका मतलब क्या है कि जितना उसका वेट था उतना फ्लोर ने ऊपर की तरफ रिएक्ट नहीं किया, और रिएक्ट नहीं किया तो वो ठीक से वर्क भी नहीं कर पाएगा। लेकिन हेलो, लेकिन अगर फ्लोर ऊपर की तरफ रिएक्ट करता है इक्वल, और लिफ्ट, हमारी लिफ्ट का फ्लोर ब्रेक नहीं होता, तो इसका मतलब वो उतना ही वेट, उतना ही रिएक्शन अप्लाई करेगा एक्शन रिएक्शन रूल से। जितना पैर नीचे की तरफ एक्शन, उतना ही वो रिएक्शन। वो चाहे इमेजिनेशन की वजह से हो, कुछ भी रीजन रहे, लेकिन रहता ऐसे ही है, रहेगा इसी तरह से। तो यहाँ पे आर अपवर्ड डायरेक्शन में, तो हमने एक बात बोली थी कि अब ये कितने एक्सेलरेशन के साथ चलता है? 2g। इसका मतलब इसका जो फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स, वो कितना हो जाएगा? m2g। क्योंकि ये कंडीशन याद करो, जब ऊपर की तरफ a से चलता था तो हमने बोला था कि r ज्यादा होगा mg से, इक्वल टू कितना था? ma। ये वाली इक्वेशन याद करना, लिफ्ट वाला जो बताया था। तो इसमें r को हमें बताना है, क्योंकि जितना रिएक्शन होगा उतना ही उसे अपना इमेजिन होगा वेट। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg प्लस ma। m को कॉमन ले, आंसर आएगा g प्लस a। ठीक है ना बच्चों? g प्लस a। m की वैल्यू, मास कितना है मैन का? अच्छा m को m ही बोला है। g को कितना है? डाउनवर्ड, g तो g रहेगा प्लस a, लेकिन एक्सेलरेशन कितना है? 2g। a की वैल्यू 2g है बच्चों यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा? 2g और g 3g, तो 3mg। यह आंसर आएगा। तो अपवर्ड डायरेक्शन में जो रिएक्शन होगी वो 3mg के इक्वल आएगी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। चलते हैं जल्दी से। तो हमारा टॉपिक आज का फ्रिक्शन, हम बात कर चुके हैं फ्रिक्शन क्या होती है। किसी भी सरफेस के ऊपर व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्लाइड्स ओवर अ सरफेस, रिजिड सरफेस, है ना, another force is produced in the backward direction which opposes the motion of the body, and this force acts on the contact surface between two objects, between the surface, between the rigid surface and the body surface। तो कहां पे वर्क करता है? बॉडी और सरफेस के बीच में जो कॉन्टैक्ट सरफेस होता है हमेशा, और करता क्या है? ये मोशन को अपोज करता है।
तो मैंने कल बोला था कि रेस्ट में रहने पर भी ये वर्क करता है, मोशन में भी वर्क करता है, लेकिन अप्लाई कब होता है, स्टार्ट कब होता है, प्रोड्यूस कब होता है, व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज स्टार्टेड टू अप्लाई ऑन एन ऑब्जेक्ट। जैसे ही हम किसी एक्सटर्नल फोर्स को किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई करना शुरू करते हैं, क्या अभी फ्रिक्शन होगा? नहीं होगा। जैसे ही एक्सटर्नल अप्लाई करोगे अब हो सकता है। और मैंने कल इसके बारे में काफी सारी बातें बताई कि मान के चलते हैं ये 5 न्यूटन तक अप्लाई होता है, 5 तक ये क्या रखेगा, और आप फोर्स कितना एक्सर्ट करते हो, 1 2 3 4, धीरे धीरे वैल्यू बढ़ाते हो फॉरवर्ड फोर्स की, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन में आप फोर्स को धीरे धीरे इंक्रीज करते हो, तो ये भी धीरे धीरे इंक्रीज होगा। इसीलिए इस फोर्स को एडजस्टेबल फोर्स बोला जाता है, जो अपनी वैल्यू को बढ़ाते जाएगा। एक बच्चे ने बोला था कि सर अगर ये एडजस्टेबल फोर्स है तो फिर बॉडी मोशन में क्यों आ जाती है, कैसे आती है, हाउ कैन इट बी पॉसिबल? तो मैंने बोला बच्चों, बात पूरी, फिजिक्स में पूरा बोलना जरूरी होता है, वरना तो कुछ भी छोड़ा सब कुछ फेल। एक लिमिट तक एडजस्टेबल है, उस लिमिट के बाद एडजस्ट नहीं होता, बल्कि एक कांस्टेंट हो जाता है। और वो कब होता है? जब बॉडी मोशन में आ जाती है। सरफेस वही रहना चाहिए, अगर सरफेस बदलते रहोगे तो फिर से चेंज होता रहेगा। तो ग्राफ जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो ग्राफ किस तरह से बनता है? सपोज हमने क्या लेते हैं, एक्सटर्नल फोर्स को एक्स एक्सिस के लोग, एक्सटर्नल फोर्स एक्स एक्सिस के लोग, क्यों, क्या इससे क्या मतलब है कि जब आप बॉडी के ऊपर फोर्स को बढ़ाते हो 1 न्यूटन 2 न्यूटन, तो इसकी भी वैल्यू ऐसे ही उसी तरह से आती है। मान के चलो आपने एक्सटर्नल 1 किया तो ये भी 1 न्यूटन प्रोड्यूस होगा, आपने 2 किया ये भी 2, ये 3 ये भी 3, और हर बार पॉइंट मिलते जाएंगे। जब ग्राफ पेपर के ऊपर बनाते हैं तो एक बिल्कुल एग्जैक्ट सीधी लाइन हमें मिलती है, ये वाली, ये सीधी लाइन मिलती है। लेकिन 5 के बाद जैसे ही आपने क्या किया, 5.1 किया, अब ये तुरंत कम होना शुरू हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा कम होता है, ऐसा नहीं कि पूरा 0 हो जाएगा। और 5 के बाद आप इसको बढ़ाते जाओगे, ये जितना कम हो सकता है होगा, और सपोज ये चला जाता है 4.8, पहले 5 था, आप 5.1 के ऊपर जैसे ही जाओगे अब ये 5 नहीं रहता, क्योंकि मैंने पहले बोला कि एक लिमिट तक ये इंक्रीज होता है, उस लिमिट के ऊपर ये थोड़ा सा फिर डिक्रीज होता है और फिर कांस्टेंट हो जाता है। वो कांस्टेंट फोर्स किस पोजीशन में होता है? मोशन पोजीशन में, इन द मोशन पोजीशन ऑफ द बॉडी। तो जैसे ही हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं तो ये कितना हो जाता है, एक्सटर्नल 2 3 4, और ये सपोज यहां पे 5, ये 4, ये 3, ये 2 और ये 1। इस तरह से ये चीजें होते जाएंगी। देखो ये 1, ये भी 1, 2 3 4 5, ये भी 5, एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलती है, लेकिन 5 के बाद ये वाली वैल्यू कम होगी और उसके बाद ये फिक्स हो जाएगी कांस्टेंट, इस तरह से। उसके बाद ना ये कम होता है ना ज्यादा। लेकिन हाँ, ये कब हो सकता है? अगर सरफेस की नेचर ऐसी ही बनी रहेगी तो, बॉडी का सरफेस और उस रोड का, या उस सरफेस जिस पे बॉडी स्किड करती है, आप टेबल पे रखा है तो टेबल का पूरा सरफेस एक जैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक टेबल से दूसरी टेबल पे जब आप लेके जाओगे तो पहली टेबल का सरफेस थोड़ा स्मूथ है, या पहली का रफ है थोड़ा, है ना, खुरदरा टाइप, और दूसरी का थोड़ा स्मूथ है, तो सरफेस एक जैसा होना चाहिए। तो हमें ग्राफ इस तरह से मिलती है। अब डिस्कस करते हैं आखिर होता क्या है, कब स्टैटिक रहेगा, कब लिमिटिंग होगा और कब काइनेटिक होगा। तो यहां से लेके यहां तक हमने इसको रिप्रेजेंट किया, ये 0 से लेके और कब तक, यहां से लेके यहां तक स्टैटिक है। लेकिन स्टैटिक में ये वाली जो वैल्यू है इसको बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन, है ना, और मोशन की पोजीशन में जो फ्रिक्शन होगा इसको बोलोगे काइनेटिक फ्रिक्शन। तो देखो ये वाला फ्रिक्शन, ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करता है? एफ मैक्सिमम स्टैटिक, है ना,
मैक्सिमम स्टैटिक मींस लिमिटिंग। ये वाला किसको रिप्रेजेंट करेगा? एफ के को। ये एफ के, ये वाला, ये क्या है? एफ एस, या एफ एस मैक्सिमम भी बोल देते हैं इसको, लिमिटिंग को, एफ एस मैक्सिमम। चलिए अब इसके बारे में, अब ये डिपेंड किस पे करता है? इसका ग्राफ पूछ लिया जाता है बच्चों कई बार, ग्राफ किस तरह से बनता है। अगर हम इसका ग्राफ सिंपली देखें तो हमें इस तरह से ग्राफ मिलता है, इस वे में। इसके बाद थोड़ा सा कर्व फॉर्म में, क्योंकि एकदम से ऐसा नहीं, पहले ये सीधी लाइन रहेगी इस तरह से, इस तरह से रहेगा। वाई एक्सिस के अलोंग फ्रिक्शन है, एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सटर्नल फोर्स। देखो, टॉपिक इज फ्रिक्शन फोर्स। अब हम टॉपिक के बारे में बात करेंगे, फ्रिक्शन फोर्स। तो क्या होता है फ्रिक्शन फोर्स? द फोर्स, या ये बोले व्हेन एन ऑब्जेक्ट skids on over another surface, then the force is produced which opposes the motion of the body, which acts in the backward direction in the opposite direction to the applied external force. Then this force is called friction force. या simple way में भी लिख सकते हो, the force which opposes the motion of the body, मोशन को अपोज करती है, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स। इट एक्ट, साथ में ये बात जरूर बोलना है, इट एक्ट बिटवीन द कॉन्टैक्ट सरफेस, है ना, दोनों के कॉन्टैक्ट सरफेस। इट इज ऑफ टू टाइप्स, स्टैटिक एंड काइनेटिक। स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू तो कितने तरह का होता है? अगर देखें ओवरऑल अगर हम देखें तो 3 तरह का है, वैसे होगा 2 ही। नंबर 1 स्टैटिक और नंबर 2 काइनेटिक। कई बार ये तीसरा भी आ जाता है, स्टैटिक की मैक्सिमम कोई, क्योंकि लिमिटिंग बोलते हैं, वो स्टैटिक में ही रहता है। तो स्टैटिक, तो इसी में स्टैटिक 0 से लेके बच्चों, बॉडी की 0 से, जब तक वो मोशन में आपकी स्टैटिक रहता है, लेकिन जस्ट बिफोर कमिंग इनटू द मोशन, जस्ट बिफोर कमिंग इनटू द मोशन ऑफ द बॉडी, क्या बोलेंगे उसको? लिमिटिंग फ्रिक्शन, है ना। तो या ये बोल सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन, उस टाइम पे उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन बोला जाएगा। एंड द फ्रिक्शन फोर्स इन द पोजीशन ऑफ मोशन इज कॉल्ड, और काइनेटिक फ्रिक्शन की क्या डिफाइन होगी? द फ्रिक्शन in the position of motion, the friction in the position of motion of an object is called limiting friction,
उस टाइम पे इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन बोला जाएगा। ठीक है, स्टैटिक और काइनेटिक दोनों में डिफरेंस समझ आ गया। अब हम बात करेंगे ये डिपेंड किस पे करता है, तो देखो किस किस पे डिपेंड करता है। तो नंबर 1 स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं एफएस से। लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसकी एक और पोजीशन है। देखो स्टैटिक की ही एक पर्टिकुलर पोजीशन है, मैक्सिमम कंडीशन में जब ये आता है तो उसको बोला जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, और उसका सिंबल होता है एफ एस मैक्सिमम, जब एफ एस की मैक्सिमम वैल्यू। अब ये डिपेंड किस पे करता है? एफ एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे डिपेंड करेगा? नॉर्मल रिएक्शन, जितना उसका नॉर्मल होगा रिएक्शन ऊपर की अपर डायरेक्शन में, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो देखो एफ एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन के डिपेंड करता है। अब ये नॉर्मल रिएक्शन से मतलब क्या है? मान के चले हमारी ये कोई बॉडी सरफेस के ऊपर मोशन करती है इस तरह से, ये एक्सटर्नल फोर्स और बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स इस तरह से। तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा ये डिपेंड किस पे करेगा? देखो प्रॉपर्टीज में, अब इसके लेते हैं, चलो इसको प्रॉपर्टी में कर, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इसकी कितनी प्रॉपर्टी होती है? नंबर 1 डिपेंड किस पे करता है? नेचर ऑफ द सरफेस, नेचर ऑफ सरफेस। नेचर ऑफ सरफेस का मतलब क्या होता है कि सरफेस हमारा रफ है या स्मूथ है ना, इस तरह से, किस तरह का डिजाइन है, तो नेचर ऑफ सरफेस। और सेकंड किस पे डिपेंड करता है? नॉर्मल रिएक्शन। इट डिपेंड ऑन नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है। किस तरह से? एफ एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन। अब ये नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है बच्चों? नीचे की तरफ क्या होगा बॉडी का? मास, या ये बोलो मास तो होता ही है बॉडी में, तो नीचे की डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क कौन करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम बोलते हैं mg। और अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा इसका? नॉर्मल रिएक्शन, या आर से जिसको बोलते थे अभी तक। लिफ्ट वाला जब कराया था तो उसमें आर बोलते थे, इसको भी आर बोल सकते हैं, मैंने एन बोल दिया। तो नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है। अच्छा, मैंने बोला कि देखो अगर कोई बॉडी का सरफेस बड़ा है, एरिया ज्यादा है, तो क्या फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा? तो इसमें समझने वाली बात ये होगी, अगर एरिया बढ़ जाता है या कम हो जाता है तो ये एरिया पे डिपेंड नहीं करता, केवल बॉडी की नेचर पे डिपेंड करता है। समझ जाना कि बॉडी रफ है या किस तरह से है, एरिया पे डिपेंड नहीं करता। समझ लेना बच्चों, ये अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है फ्रिक्शन के केस में, कि अगर हम टायर को की विड्थ बढ़ा दें तो क्या फ्रिक्शन बढ़ेगा, टायर की विड्थ कम कर दें तो क्या फ्रिक्शन कम हो जाएगा? तो आंसर होगा नहीं, फ्रिक्शन सेम ही रहेगा। क्यों? डिपेंड करता है कि रोड और टायर के बीच की सरफेस कैसी है, केवल डिपेंड सरफेस पे करता है, सरफेस की नेचर पर, उसके एरिया पर नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि जो कॉन्टैक्ट पॉइंट होते हैं, अगर हम एरिया बढ़ा देते हैं तो वो कॉन्टैक्ट पॉइंट उसी रेशो में इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि इसका कॉन्टैक्ट पॉइंट से रिलेशन है। मान के चले कोई बॉडी है इस तरह से, और उसमें ये कॉन्टैक्ट पॉइंट, जैसे टेबल है, और टेबल में आपने क्या किया? 4 लेग लगाते हैं, मिनिमम 4 चाहिए, 3 से भी काम चल जाएगा, है ना, मिनिमम 3 चाहिए।
आप एरिया बढ़ाओगे तो क्या करना होगा, 3 की जगह 4 लगाओगे, 4 और बड़ा बनाए, 5 6 इस तरह से बढ़ाते चले जाओगे। तो मैं पहले ही बोल चुका हूं, केवल डिपेंड अगर उसका मास बढ़ाओगे तो रिएक्शन बढ़ेगी, मास बढ़ाओगे तो नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगी, वरना तो मैंने अभी बता चुका हूं। अगर बॉडी बैलेंस कंडीशन में किसी सरफेस के ऊपर, इसका मतलब जितना वेट उतना ही नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन होता क्या है, जैसे मेरे हाथ के ऊपर अभी ये मोबाइल है, अगर इस मोबाइल का वेट मेरे हाथ के सरफेस जो रिएक्शन लगाता है उससे ज्यादा हो जाएगा तो या तो ये नीचे की तरफ प्रेस करेगा इसको, या फिर हाथ को ब्रेक करके नीचे निकल जाएगा। लेकिन दोनों में से कुछ नहीं हो रहा, ना तो नीचे ही दबा पा रहा है ये प्रेस कर पा रहा है और ना ही ब्रेक कर पा रहा है। इसका मतलब जितना वेट इसका है, मींस जो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ लगाती है जितना वो है उतना ही नॉर्मल रिएक्शन है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर वर्क करता है। तो मैंने बोला अगर एरिया बढ़ाएंगे मास उतना ही रखेंगे तो क्या होगा, अगर 3 लेग हैं, अगर 3 लेग हैं तो उनका कॉन्टैक्ट जो पोर्शन है 3 का, इस तरह से मान लो 3 है तो इस तरह से जो कॉन्टैक्ट है उनका ये एरिया हो गया। अगर आप 4 बनाओगे तो अभी भी एरिया उनका उतना ही रहेगा। मींस क्या होगा, अब इस बात को जरा ऐसे समझना, मान के चलते हैं हम साइकिल की टायर बनाते हैं और साइकिल की टायर को हम बस की टायर बना देते हैं। मींस बस की टायर की जगह हम साइकिल की टायर लगाते हैं तो क्या होगा, वो फ्लैट ज्यादा हो जाएगी, है ना, क्योंकि कॉन्टैक्ट पॉइंट उतने ही रखेगी वो। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, मैंने पहले भी बोला कि इरेगुलरिटी होती है सरफेस पर और उस इरेगुलरिटी शेप में होती हैं। तो आप अगर एरिया बढ़ाते हो तो एरिया बढ़ाने पर भी इरेगुलरिटी उतनी टच होती है दूसरी बॉडी से, आप एरिया कम करते हो तब भी उतनी ही टच होती है। मींस एरिया का इसमें मैटर नहीं करता। एरिया बढ़ाने से प्रैक्टिकली देखा गया है, एरिया बढ़ाने से या कम करने से फ्रिक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं आता, केवल किस पे आता है, अगर मास बढ़ाते हो तो। ठीक है, तो mg अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन, इसको जब ओपन करेंगे रिप्लेस होगा प्रोपोर्शनल साइन, तो fs डायरेक्टली इक्वल टू एक कांस्टेंट आता है और उसको बोलते हैं फ्रिक्शन कांस्टेंट, है ना, म्यू एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये n, और n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, म्यू एस, n की वैल्यू mg, तो fs की वैल्यू कितनी आ जाती है, fs की वैल्यू म्यू एस mg, ये इसका फॉर्मूला बनता है, इसको कर लेना। तीसरा किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर। फ्रिक्शन डिपेंड करती है तीसरा टेम्परेचर पर, ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको समझ लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, मान के चले ये हमारी कोई बॉडी, ये कोई सरफेस, सॉरी रिजिड सरफेस, और इसके ऊपर ये कोई बॉडी, ये सरफेस और ये बॉडी, इसका वेट mg, अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल, इस तरह से। तो इसके ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स वर्क करता है वो कहां पे करेगा, यहां। अक्सर बुक्स में देखोगे तो यहां पे दिखाया हो सकता है, यहां पे दिखाया जाए, लेकिन रियलिटी क्या होती है, हेलो बच्चों, बुक्स में हो सकता है ये फ्रिक्शन यहां से दिखाया जाए, वो केवल डायरेक्शन को बताने के लिए, लेकिन एग्जैक्ट वे में लगता कहां पे, बिटवीन द कॉन्टैक्ट सरफेसेस, है ना। तो हम क्या करते हैं, अभी बॉडी रेस्ट में रखी हुई है, तो
अभी बॉडी रेस्ट में है, हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की, फ्रिक्शन फोर्स भी अप्लाई होगा, है ना, इस तरह से। इसके पैरेलल डायरेक्शन में मैं अब इस फिगर में यहाँ पे लेता हूं इसको, ताकि अच्छे से समझ आ जाए। तो देखो दोनों का रिजल्टेंट, बच्चों अब जरा ध्यान देना यहाँ पे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन आखिर होता क्या है। जैसे ही हमने क्या किया, बॉडी रेस्ट में थी, mg अपर डायरेक्शन में n, जैसे ही एक्सटर्नल अप्लाई किया, फ्रिक्शन भी अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। बॉडी मोशन में आए या ना आए, फ्रिक्शन शुरू हो जाता है। और कब तक रहता है? जब तक बॉडी मोशन में आती है, मींस एक्सटर्नल